हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज हम अगली यूनिट की बात करेंगे, नंबर 3, जिसमें हम राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया देखेंगे, जो कि एक स्टेबिलिटी एनालिसिस है किसी भी सिस्टम के लिए। चलिए फिर से आपको अतीत में लेके चलता हूँ। पहली यूनिट में जहाँ पे हमने बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी की बात करी थी, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात करी थी, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात करी थी, तो एक बात आपको मैंने वहाँ पे भी बताई थी, कोई सा भी सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए आप उतर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जस्ट फील द एग्जाम्पल ऑफ योर पंखा इन योर रूम। आप पंखे को डिज़ाइन करेंगे तो आप उसके ट्रांजिएंट पे फोकस करेंगे कि यस, पंखा इसको जो भी आदेश दिया गया है उसको एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा है। आप इसके स्टेडी स्टेट पे भी फोकस करेंगे कि आपने इसको 4 का आदेश दिया है तो ये 4 पे पहुंचा है तो कैसा पहुंचा है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करोगे। सो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं प्यारे बच्चे। कोई सा भी सिस्टम डिज़ाइन करो, उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिस्टम डिज़ाइन की बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप फोकस करोगे उसके ट्रांजिएंट पे। यू नो वेरी वेल कि ट्रांजिएंट क्या है भाई साहब। समय के साथ उसका ऐसा रिस्पॉन्स जो t=0 से t=इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट के आने से पहले का जो दौर है, दैट इज द ट्रांजिएंट पीरियड। हमारा जीवन जो चल रहा है, दिस इज इन ट्रांजिएंट। दूसरा है स्टेडी स्टेट, मीन्स फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू। यानी कि कोई सा भी सिस्टम डिजाइन करोगे तो उसकी फाइनल करना क्या चाहता है वो उस पर फोकस किया जाएगा। और एक और पॉइंट है जो किसी भी सिस्टम के लिए फॉरमोस्ट है, दैट इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अभी तक क्या हो के आया है कि आप ट्रांजिएंट के बारे में चर्चा सेकेंड यूनिट में कर चुके हो, स्टेडी स्टेट के बारे में सेकेंड यूनिट में चर्चा कर चुके हो। अरे देखा कि नहीं देखा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस वाली यूनिट में कि हमने ये इन दोनों के बारे में डिस्कशन करते रहे हम वहाँ पे। यस और नो, कहाँ पे? सेकेंड यूनिट में टाइम डोमेन एनालिसिस में। टाइम डोमेन एनालिसिस में इन दोनों का ही डिस्कशन किया। अब इंटायर कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी के इर्द गिर्द होने वाला है। कहने का मतलब ये कि अब आप देखेंगे स्टेबिलिटी। सर स्टेबिलिटी क्या है? सर पंखा डिज़ाइन करना तो उसमें स्टेबिलिटी क्या है? फर्ज करो आप बाहर से आए, आपने 4 पे पंखा सेट किया, आपने कैसा इनपुट दिया उसको? उस 4 के रिस्पेक्ट में एक इनपुट करंट की जो भी वैल्यू होती है, एक बाउंडेड इनपुट दिया आपने। यस और नो? बाउंडेड माने लिमिटेड करंट आपने उसको दिया। अब पंखा क्या कर रहा है? फर्ज करो पंखा बहुत पावरफुल है, किसी भी स्पीड से घूम सकता है, डाई आउट होगा ही नहीं। आपने 4 की स्पीड से घुमाया और पंखा इतनी तेज घूम रहा पंखा कि आप वाट लग गई आपकी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अब इसकी पकड़ी निकल के बस गर्दन ही ना उड़ा दे। ये पंखे का जो रिस्पॉन्स, ये स्टेबल रिस्पॉन्स नहीं है। समझे बात को? नहीं समझे? ये नेचर अनस्टेबल है। आपने किसी को बोला और भाई कैसा है, और वो भड़क के गाली दे रहा है आपको, चिल्ला रहा है, जो अनस्टेबल बंदा बोलते ना। आपने पंखे को डिज़ाइन कैसा किया कि वो 5 की स्पीड से घूमना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपने उसको फलाना आरपीएम पे सेट कर दिया कि भैया 60 आरपीएम या 100 आरपीएम घूमेगा। अब पंखा बियॉन्ड द लिमिट घूम रहा है भाई। अनस्टेबल सिस्टम है। कोई सा भी सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है तो उसको एक पर्टिकुलर जोन में काम करने के लिए बनाया जाता है। यदि उस काम को ही वो उस जोन को ही वो भूल जाए, सिस्टम अनस्टेबल बन जाता है। बात सीधी है समझने की। तो स्टेबिलिटी इसीलिए फॉरमोस्ट पैरामीटर है कि आप कुछ भी सिस्टम बनाएं वो स्टेबल होना। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आया, उसमें 3 मोड हुए, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर में सिस्टम यानी कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसा डिज़ाइन है कि 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे सकता है। किसी दिन आप टेस्ट किए और आप
रेस दिए हाइपर में और मोटर में पता नहीं क्या हुआ कि वो बियॉन्ड द लिमिट चली गई, बियॉन्ड द लिमिट 170 किलोमीटर पर आवर, क्या होगा आपके साथ? रहोगे ही नहीं आप, यस और नो? सो सिस्टम स्टेबल इसीलिए बनाया जाता है कि वो आपके आदेशों का पालन करे। सिस्टम स्टेबल नहीं होगा तो सिस्टम भरोसेमंद नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे, कंट्रोल सिस्टम, जब आप एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं जो फुली कंट्रोल आपके आदेशों पे नाचे, तो वो सिस्टम का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात? ओके, तो क्या सर अब अक्खे कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी के बारे में बात होगी? जी हाँ बच्चे, सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो जब स्टेबिलिटी की बात आती है ना बेटा, तो दो टाइप की चीज़ें हैं, या तो सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, और इसे ही बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की जो पहली लाइन है जो हमें डिस्कशन करनी है, दैट इज द एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम्स। क्या है एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम्स? कि भाई सीधी बात है, कोई आपसे पूछे ये सिस्टम है, आंसर होगा उसका ये सिस्टम स्टेबल है, तो आपका आंसर होगा हाँ या ना, दैट्स इट। एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम, नो इफ्स नो बट्स। कोई सा भी सिस्टम यदि स्टेबल है, वो सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम है ना? किसी भी सिस्टम के बारे में आप जानते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं है, इसका मतलब आप एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को कंक्लूड कर सकते हैं। कोई किसी सिस्टम को देके आपसे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात पूछे तो इसका आंसर या तो यस होगा या नो। इसका मतलब या तो सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं। तो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी आप डायरेक्टली यदि बताते हैं, नो इफ्स नो बट, सिस्टम स्टेबल, यस, वी कॉल द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। जैसे कि सन ईस्ट से रेज होता है, राइज होता है, ईस्ट से उगता है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, इसमें कोई इफ्स और बट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जहाँ पे नो इफ्स एंड बट हो, सिर्फ यस और नो हो, वहीं एब्सोल्यूट टर्म आती है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में समझ में आ गया आपको बात। और दूसरा जो टर्म है बेटा, वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी। अच्छा, रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। रिलेटिव का मतलब ये है सिस्टम अब स्टेबल तो है, लेकिन दो स्टेबल सिस्टम्स को आप देख रहे हैं कि रिलेटिवली कौन ज़्यादा स्टेबल है। आई बात समझ में? रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब सिस्टम स्टेबल होगा तभी उसकी रिलेटिविटी बताई जाएगी। तो दो स्टेबल सिस्टम को देखा जाता है, तो ये है रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब देखो, इनके बारे में इनकी डेफिनेशन लिखवाने का कोई मीनिंग बनता है क्या? नहीं, क्योंकि आपकी खोपड़ी में, आपके दिमाग में ये दो सड़ी सी टर्म जो है ना, एब्सोल्यूट तरीके से घुस गई है। यस और नो? बिल्कुल। तो एब्सोल्यूट तरीके से घुस गई है, तो इनके बाहर निकलने का मतलब नहीं है और इनको लिखवाने का भी मतलब नहीं है। लेकिन अब थ्रू आउट द कहानी जो भी हम देखेंगे, सीखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है? अच्छा जी, तो सर स्टेबिलिटी की अब किसी सिस्टम को बताने की कि एब्सोल्यूट स्टेबल है या नहीं है, या एक स्टेबल सिस्टम, दो स्टेबल सिस्टम दिए तो रिलेटिवली कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम है, कुछ टेक्निक्स है हमारे पास। जी हाँ, तो अब इसके आगे जितनी भी यूनिट्स हम देखेंगे, ज़्यादातर यूनिट्स स्टेबिलिटी पे फोकस्ड है। जैसे कि हम राउथ हर्विट्ज टेक्निक देखेंगे, और राउथ हर्विट्ज टेक्निक सिस्टम की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को बताएगी। बात खत्म। सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल है या नहीं है, वो टेक्निक है आपकी राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। अच्छा, रिलेटिव स्टेबिलिटी को बताने के लिए भी टेक्निक्स है हमारे पास। रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल सिस्टम होंगे जिन्हें हम जज करेंगे। दो स्टेबल सिस्टम देख लिए, हम बताएंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल। तो इसके लिए भी टेक्निक्स हैं हमारे पास जो कि हम देखेंगे। हम रूट लोकस देखेंगे, बोर्ड अप्रोच देखेंगे, नाइक्विस्ट अप्रोच, बहुत सारी मेथड्स हम इसमें भी देखेंगे, जहाँ पे हमारा मकसद रहेगा स्टेबल सिस्टम्स लीजिए और उन्हें कंपेयर कीजिए। लेकिन राउथ हर्विट्ज टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि सिस्टम स्टेबल है, यस और नो।
दैट्स इट। इतनी बात मेरी समझ में आई, ठीक है। तो सर जब बेसिक्स में आपने बात करी थी तो एक बात तो क्लियर हो गई, स्टेबिलिटी एनालिसिस जब हमने पहली बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा था, तो स्टेबिलिटी में आप कंट्रोल सिस्टम में जब आते हैं सिस्टम को स्टेबल बोलेंगे तो इस डोमेन में बात करेंगे। और इस डोमेन में हमने क्या सीखा था कि नहीं, पोल्स किस साइड हो तो स्टेबल होगा, किस साइड ना हो तो स्टेबल होगा, सारी चीज़ें सीखी थी ना? यस सीखी थी। अच्छा, उस पर आऊँगा मैं, लेकिन स्टेबिलिटी की डेफिनेशन की यदि बात की जाए तो वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कोई सा भी सिस्टम स्टेबल तभी होगा जब उस सिस्टम को एंड प्लीज मेक द नोट, द सिस्टम इज द LTI सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम की ही हम बात कर रहे हैं। एक आपने LTI सिस्टम ले लिया भाई साहब, चलिए ठीक है। इस LTI सिस्टम को आप बाउंडेड इनपुट दे रहे हो भाई, बाउंडेड इनपुट यानी कि लिमिटेड इनपुट। जैसे कि पंखे को आपने दिया है ना, 4 की स्पीड से घूमना, इतना करंट इनपुट दिया और ये आपको बाउंडेड आउटपुट दे, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। स्टेबिलिटी की सीधी डेफिनेशन है, इफ कोई सा भी सिस्टम बाउंडेड इनपुट दे और बाउंडेड इनपुट मिले तो ही वो सिस्टम इनपुट क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसे कि सर बाउंडेड इनपुट क्यों, अनबाउंडेड इनपुट दे दो, तो बेटा अनबाउंडेड इनपुट और आपके पास सिस्टम में अनबाउंडेड आउटपुट मिला तो सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे। क्यों? यदि अनबाउंडेड इनपुट दिया और ये अनबाउंडेड आउटपुट मिला आपको तो आप नहीं बता पाओगे ना कि किसकी वजह से है ये, इसकी वजह से, सिस्टम की वजह से या इनपुट की वजह से। ये सोच दो सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बहुत ही बढ़िया। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक सिस्टम ले रहा हूँ मैं आपके लिए और क्लोज लूप सिस्टम ले रहा हूँ एंड लेट्स टेक द सिस्टम 1/s+1। ये सिस्टम है, ये इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आप एक यूनिट स्टेप इनपुट देते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा? आउटपुट बन जाएगा। यस और नो बताइए, ठीक है। आइए जरा इस आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, समथिंग अपॉन एस अपॉन समथिंग अपॉन s+1। एस की जगह 0 रख दीजिए तो यहाँ आएगा आपका 1 और एस की जगह -1 रख दीजिए तो ये आएगा आपका -1। सो दिस इज नथिंग बट c ऑफ s। सब कुछ समझा दूंगा, बने रहिए मेरे साथ। अब आप इन्वर्स ले लीजिए भाई साहब, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। सो ये होगा 1 - e⁻ t एंड दिस इज नथिंग बट u ऑफ t, ओवरऑल u ऑफ t। आप यदि ड्रॉ करेंगे इसको, किसको? इसको, आउटपुट को, c ऑफ t को, तो आप क्या पाएंगे जरा देखो। c ऑफ t इज नथिंग बट 1 - e⁻ t एंड u ऑफ t। चलिए इसको प्लॉट करते हैं हम, है ना। सो 1 - e⁻ t, t की वैल्यू 0 रखिए। सो t की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 - 0 इज नथिंग बट द 0, हियर इट इज। t की वैल्यू इनफाइनाइट रखिए, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1। तो कुल मिला के आपका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो बनेगा कुछ ऐसा। दिस इज नथिंग बट द बाउंडेड आउटपुट। यस और नो? इसे क्या बोलेंगे? बाउंडेड आउटपुट, ठीक है। अच्छा, तो ये सिस्टम कैसा था देखें जरा। सर सिस्टम वाज डिनोटेड बाय, यानी कि g ऑफ s। g ऑफ s वाज 1/s+1। 1/s+1 यानी कि इसको यदि टाइम डोमेन में देखेंगे सो e⁻ t u ऑफ t। e⁻ t ऑफ u ऑफ t देखेंगे तो इसका रिस्पॉन्स जो है दैट इज नथिंग बट दिस। ये सिस्टम की नेचर है और ये नेचर वी कॉल इट बाउंडेड नेचर सिस्टम था। सिस्टम बाउंडेड है यानी कि सिस्टम स्टेबल है। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि सिस्टम को आप डायरेक्टली बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ पोल को देखिए उसके और कंक्लूड करिए। हमने ऑलरेडी कर लिया कि यदि LHS में या लेफ्ट हैंड प्लेन में LHP में यदि आपके पोल्स हैं, सारे पोल्स हैं, सिस्टम स्टेबल होगा। ऑलरेडी हम पढ़ लिए। और यदि आपके पोल्स गलती से भी इस साइड हो गए
तो सिस्टम को ये बनाएंगे अनस्टेबल। ये नेचर होगा, ये डन बात है। आई बात समझ में? तो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट नाम की कहानी सर हमें समझ में आई यहाँ से। अच्छा, और उस सिस्टम को मैंने स्टेबल सिस्टम बोला क्या? जी हाँ सर, स्टेबल सिस्टम बोला। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम आपको ये बोल रहे हैं कि हम राउथ हर्विट्ज टेक्निक्स सीखने जा रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कि सिस्टम की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में कैसे बताएं, सिस्टम को कैसे आप यस और नो में स्टेबल बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। चलिए अब ये देखेंगे, लेकिन इसको बढ़ने से भी पहले एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। देखो, आपने क्या बोला? आपने सीधी सी डेफिनेशन बोली। कोई आपसे वाइवा में पूछे, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे, आप उसके मुंह में चेप के आने वाले हो कि भाई स्टेबल सिस्टम क्या होता है। आप बोलोगे क्या कि सर बाउंडेड इनपुट देंगे तो बाउंडेड आउटपुट दे दे, ऐसा सिस्टम स्टेबल सिस्टम है, बराबर ना? आप यही बोलोगे। ठीक है, दूसरा तरीका भी है इसको देखने का, इसको समझने का, और वो तरीका ये है कि भाई ये एलटीआई सिस्टम लिया, बाउंडेड इनपुट दिया, बाउंडेड आउटपुट लिया। अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो सिस्टम है ये आपने माना 1/s+1। इस सिस्टम को दिया आपने यूनिट स्टेप इनपुट, ये रहा। इसने आपको आउटपुट दिया, आउटपुट बोले तो C(t) देखना है, ये रहा दिस। अब हम इसमें क्या देख चुके हैं बेटा कि ये जो कांस्टेंट पार्ट है, दिस इज नथिंग बट द फोर्स्ड रिस्पॉन्स। यस और नो? ये हम देख चुके हैं, फोर्स्ड रिस्पॉन्स है। और ये जो है वेरिएबल टाइप का, ये ट्रांजिएंट पार्ट है, बराबर ना? ट्रांजिएंट पार्ट है ये। तो देखो, ट्रांजिएंट पार्ट और फोर्स्ड रिस्पॉन्स से मिलके बनता है टोटल रिस्पॉन्स। फोर्स्ड रिस्पॉन्स डिसाइड करता है आपका बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड इनपुट डिसाइड करेगा कि कहां जाना है, नहीं जाना है। अब देखो आप जरा ध्यान से खुद, जब टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 1 है और ये जो है आपका पार्ट, ये 0 बन जाता है कि नहीं बन जाता है? अरे भाई, ये है इसका ट्रांजिएंट पार्ट और ये ट्रांजिएंट पार्ट टिल स्टेडी स्टेट ही रहता है। उसके बाद ट्रांजिएंट खत्म और कौन चालू हो जाता है? स्टेडी स्टेट पार्ट चालू हो जाता है। तो ये ट्रांजिएंट, जिसे आपने ट्रांजिएंट बोला, ये t=∞ पे क्या हो जा रहा है भाई साहब? 0 हो जा रहा है। देखो जरा, खुद देखो आप, t=∞ पे ट्रांजिएंट पार्ट 0 हो जा रहा है और ये सिर्फ स्टेबल सिस्टम में होता है। तो स्टेबल सिस्टम की एक और परिभाषा क्या हो गई कि इन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम will be stable if its transient approaches to 0 when time approaches to infinity। अनस्टेबल सिस्टम होता तो ये नहीं होता। करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। एक सिस्टम ले रहा हूँ, अब वो अनस्टेबल रहेगा। मैंने सिस्टम ले लिया s-1, अनस्टेबल सिस्टम है ये, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ले लिया मैंने आप लोगों के लिए। इसको बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं जी, 1/s दिया हमने, और इससे हम ले रहे हैं C(s). ठीक, सो C(s) इज इक्वल टू 1/s गुना 1/s-1। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो समथिंग अपॉन s-1। s की जगह रख दीजिए 0, सो यू विल गेट -1 ओवर हियर। s की जगह रख दीजिए 1, सो यू विल गेट +1 ओवर हियर। एंड फाइनली आप C(t) जब निकालेंगे बाबू तो वो हो जाएगा माइनस का साइन तो बाहर निकाल दिया है, 1 - e⁻t एंड u(, ये आ जाएगा सर। ये माइनस साइन है, माइनस साइन। चलो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ वेवफॉर्म देखनी है। सो 1 - e⁻t एंड u(t). अब जरा आप खुद ध्यान से देखिएगा तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। ठीक, चलिए सबसे पहले आप इस 1 की वेवफॉर्म बना दीजिए। t=0 के लिए ले रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ, तो t=0 के लिए ये रहा 1 की वैल्यू। ठीक, अब e⁻t का वेवफॉर्म बना दीजिए जरा, क्योंकि 1 माइनस ये करेंगे ना हम। चलो e⁻t का वेवफॉर्म बना देता हूँ, है ना। वेट अ मिनट,
e टू द पावर t, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1 है, हेयर इट इज, और इनफाइनाइट पे क्या है इनफाइनाइट है, तो इसका ग्राफ बना कुछ ऐसा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो जरा, चलो धड़ल्ले से माइनस कर देते हैं, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर t, मतलब ये वेवफॉर्म इसका है ना। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस e टू द पावर t इसकी वैल्यू, सो 1 में से 1 गया तो ये 0 बचा, 0 बचा। अब कहाँ जाएगा ये बताओ, 1 माइनस इन्फिनिटी करोगे आप, सो माइनस इन्फिनिटी। अभी सिर्फ और सिर्फ एक काम करता हूँ मैं, इसमें से ये घटा देता हूँ और सिर्फ आपको पॉजिटिव पार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका फाइनल पार्ट 0 हुआ क्या। आप इसको यदि बोले अनस्टेबल सिस्टम को कि ये इसका फोर्स्ड रिस्पॉन्स है, आप बोले ना, और ये यदि इसका ट्रांजिएंट पार्ट है, ट्रांजिएंट, तो अब आप मुझे बताइए इसका ट्रांजिएंट डाई आउट हुआ क्या। अरे भाई इसका ये इनफाइनाइट है, पता ही नहीं है, ट्रांजिएंट खत्म ही नहीं हुआ है कि नहीं, ट्रांजिएंट कहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन पिछले केस में क्या हुआ कि ट्रांजिएंट यहाँ से ख़त्म, बस यहाँ से ट्रांजिएंट ख़त्म, और ये कांस्टेंट पार्ट, और कांस्टेंट पार्ट इज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कांस्टेंट, अरे भाई इसको फुर्सत ही नहीं मिल रही, इनफाइनाइट ही आ रहा, नॉन बाउंडेड सिस्टम हो गया, अनबाउंडेड सिस्टम हो गया। तो कहने का मतलब क्या कि स्टेबल सिस्टम में जो ट्रांजिएंट पार्ट है वो 0 हो जाता है व्हेन टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी। अनस्टेबल सिस्टम में जो आपका ट्रांजिएंट वो 0 नहीं होता व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और इन दोनों के बीच का सिस्टम है मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। उसमें क्या होता है कि ना तो ट्रांजिएंट 0 होता है, मतलब ट्रांजिएंट डिके हो गया, डिके भी नहीं होता, और ना ही ग्रो होता है, लटक जाता है या अटक जाता है। कहने का मतलब जब आप t इक्वल टू इन्फिनिटी देखेंगे ना, तो ट्रांजिएंट पार्ट को 0 हो जाना चाहिए स्टेबल सिस्टम के लिए, लेकिन 0 नहीं होता, वो लगातार बना रहता है, या तो कांस्टेंट बना रहेगा या फिर ऑसिलेट करेगा, लेकिन ना तो 0 होगा और ना इनफाइनाइट होगा, लाइक दिस। यानी कि ना तो डिके होगा ना तो ग्रो होगा, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। पहले स्टेटमेंट लिख लें, फिर मैंने आगे आपके लिए बहुत सारे सिस्टम्स बनाए हुए हैं, बड़ा आनंद आएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, जरूरी है, अनिवार्य है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक। चलो, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स मैंने लिखवा दिए हैं। क्या बोला, एन LTI सिस्टम इज स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स अप्रोचेस 0 एज टाइम अप्रोचेस इन्फिनिटी। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ऑलरेडी सर आपने समझा दिया कि नेचुरल रिस्पॉन्स डाई आउट हो जा रहा है, स्टेडी स्टेट चालू, नेचुरल रिस्पॉन्स 0 हो जा रहा है व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। ओके, एन LTI सिस्टम इज अनस्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स ग्रोस विदाउट बाउंड व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी। देख लीजिए, ये ट्रांजिएंट पार्ट जाए जा रहा है, इसकी ये ट्रांजिएंट पार्ट है, t इक्वल टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब ग्रोस। यस, तो लिख दिया, एन LTI सिस्टम इज अनस्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पॉन्स ग्रोस विदाउट बाउंड, कोई भरोसा नहीं भाई, व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एक और सिस्टम है इन दोनों के बीच का, उसमें क्या होता है, an LTI system is marginally stable if the natural response neither decays, ना तो डिके होता है nor grows but remain constant or oscillates as time tends to infinite। फर्ज करिए कि एक सिस्टम है f of s, और ये सिस्टम है, I'm saying the system not the system response, और ये डिनोट हो रहा है s² + 1 से। अब आप खुद बताओ, जब इस सिस्टम का इक्वेशन की आप बात करोगे, f of t की बात करोगे, तो वो आएगा sin t u of t, यस और नो। और sin t को यदि आप देखोगे तो sin t इज नथिंग बट, आप sin t ये देख लिए लाइक दिस। यदि आप इस सिस्टम को कुछ इनपुट दिए, सपोज यूनिट स्टेप दे दिए, तो इसका रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसमें भी आपको साइनोसॉइड्स ही मिलेंगे।
तो इस सिस्टम में आप देखोगे कि दिस इज द देखो ट्रांजिएंट पार्ट सिस्टम बनाएगा और फोर्स्ड पार्ट, इस सिस्टम को आप जो भी इनपुट दे रहे होंगे वो इसका फोर्स्ड पार्ट बनाएगा, लेकिन ट्रांजिएंट पार्ट सिस्टम खुद बनाएगा। अब इसका ट्रांजिएंट पार्ट देखो, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे f एट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, बिकॉज t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये खुद रुक के टॉगल करता रहता है 1 और -1 के बीच में, टॉगलिंग जारी है, टॉगलिंग जारी है, हम इसके आभारी। बात समझ में आई? ये नहीं क्या है? सिंपल सी बात कि मार्जिनल स्टेबल ऑसिलेटरी सिस्टम्स जो है ना, वो ना तो डिके हो रहे हैं और ना ग्रो हो रहे हैं, तो एक थर्ड कैटेगरी, द कैटेगरी ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। अब जरा आगे आइए और लेट मी चेक द कैमरा, जो कि बहुत ही अनिवार्य है चेक करना। अब आगे आइए और समझते हैं हम सिस्टम्स को। मैंने कुछ सिस्टम्स लिए हैं, इनकी स्टेबिलिटी को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ओके, ध्यान से देखो जरा, और ध्यान से आपको देखना है क्या जो हम आपको दिखाएंगे, और आप क्या करोगे? कंक्लूड करोगे क्या? इनकी स्टेबिलिटी। अच्छा, सो दिस इज f ऑफ s डिवाइड बाई f ऑफ s इक्वल टू 1/s+1। सो इसका जो s प्लस a है ना, तो इसका जो पोल है वो इधर है। दिस इज नथिंग बट द लेफ्ट हैंड प्लेन, LHP या LHS, लेफ्ट हैंड साइड, कुछ भी बोल दो। हमने तो पढ़ लिया, इफ लेफ्ट हैंड LHP पे है कोई भी पोल, सारे पोल LHP में होने, सिस्टम स्टेबल होगा। और इस सिस्टम को जब आप ड्रॉ करोगे, f ऑफ t क्या होगा इसका? सर वो होगा e⁻t u ऑफ t। और e⁻t का जो ग्राफ होगा प्यारे बच्चे, वो क्या होगा? दिस इज नथिंग बट द बाउंडेड स्टेबल सिस्टम है, ये प्योरली स्टेबल सिस्टम। इस सिस्टम को आप इनपुट दोगे ना, बाउंडेड इनपुट, तो ये आपको बाउंडेड आउटपुट ही देगा, इसकी गारंटी है। इस डोमेन में सिस्टम को डायरेक्ट पोल लोकेशन से जज कर सकते हैं, टाइम डोमेन में उसके ग्राफ से, उसकी वेवफॉर्म से जज कर सकते हैं, और जज करके मैंने लिख दिया कि ये क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसका पोल RH_P में है, और RH_P में यदि एक भी पोल हो जाए किसी भी सिस्टम का, हम देख चुके वो अनस्टेबल हो जाता है। तो जरा इसका f ऑफ t कैलकुलेट करने की कोशिश कर राजा, वो आएगा e⁻AT u ऑफ t। e⁻AT u ऑफ t का यदि आप ग्राफ डिजाइन करोगे, बनाओगे, तो वो बनेगा ऐसा। दिस इज व्हाट? सर ये तो अनबाउंडेड है। क्या है? अनबाउंडेड। तो ये सिस्टम खुद, इसका एरिया बाउंडेड नहीं है, ये सिस्टम आपको बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट नहीं दे सकता, तो ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। दे सकता है क्या ये सिस्टम आपको? ये खुद अनबाउंडेड है। सिस्टम बाउंडेड होना तभी बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट मिलेगा। अगला ये जरा क्या कर लिया मैंने कर लिया 1/s+a होल स्क्वायर प्लस b², और इसके रूट्स जब निकाले तो वो आए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि -a + -jb। इसके जो रूट्स आए वो आए -a + -jb, ये रूट्स है। अब ये सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं? हम तो पढ़ चुके थे ऑल पोल्स इन द LHP सिस्टम स्टेबल ही होगा। आइए टाइम डोमेन में देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका f ऑफ t फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका इन्वर्स लाप्लास लोगे, इसका कैसा फीलिंग है? a² + b² वाला फीलिंग है। तो यानी कि b को भी एक काम करते हैं, 1 ही बना देते हैं, हेडेक लेने की जरूरत नहीं। सो 1/ac² + 1 sin t बनेगा, लेकिन इसमें शिफ्टिंग है a की, तो दिस इज नथिंग बट e⁻−AT sin t, ऐसा बनेगा। e⁻−AT sin t का ग्राफ यदि ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसा आएगा, आप खुद बताइए। e⁻−AT इज लाइक दिस, और sin t, इन दोनों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगी बच्चे, वो बनेगी ऐसी, यानी कि जो साइन वेव थे, उसे वेव फॉर्म थे ना, वो डाई आउट कर जाएगी ऐसे। समय के साथ t = ∞, इसकी वैल्यू होगी 0।
यानी कि डिके हो जा रहा है, तो ये बाउंडेड हो गया कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, बाउंडेड। ये इसका सिस्टम का ट्रांजिएंट डिके कर गया, सिस्टम ट्रांजिएंट को करता है रिप्रेजेंट, ये स्टेबल कहलाएगा। यस और नो। अब आप इसको देखिए जरा, इसके आरएचपी में पोल आ गए, और आरएचपी में पोल आ गए तो आप बड़े चिल्ला के बोलोगे कि सर ये तो अनस्टेबल सिस्टम होगा। इस सिस्टम को यदि आप इक्वेशन बनाओगे ना, बी की जगह 1 ले लीजिए बेटा, सो ये हो जाएगा e⁻ at sin t। अब आप खुद सोचिए, जब आप इस सिस्टम को ड्रॉ करेंगे ना बेटा, तो ये e⁻at ऐसे हो रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, वेवफॉर्म जो बनेगी बच्चे, वो बनेगी ऐसी, यानी कि वो वेवफॉर्म भी एक्सपांड कर गई। कोई डाई आउट हो रहा है क्या सिस्टम में आपका ट्रांजिएंट? नो सर, दिस इज नथिंग बट द अनस्टेबल सिस्टम। आएंगे अपन राउथ हर्विट्ज पे आएंगे, राउथ हर्विट्ज क्या करेगा उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें देखना जरूरी थी। इफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, क्या ही इसमें आया है, प्योर इमेजनरी, यानी कि प्लस माइनस ए जे, ये रूट्स आए हैं, तो ये लिख दिया आपने, दिस इज नथिंग बट द ए जे, और ये है माइनस ए जे। आइए इसका एफ ऑफ टी देखते हैं। सो सर एफ ऑफ टी इज नथिंग बट साइन, ए की जगह 1 ले लिया, सो दिस इज नथिंग बट साइन टी, लिख लीजिए ए इज इक्वल टू 1 साइन टी। अच्छा, अब साइन टी को ड्रॉ करने में कौन सी दिक्कत है भाई? साइन टी इज नथिंग बट दिस, ये साइन टी। तो क्या ये टी इक्वल टू इनफाइनाइट डाइल्यूट हो रहा है? नहीं, ऑसिलेट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। आई बात समझ में? लेट्स कम टू दिस। इसमें क्या हुआ? रिपीटेड रूट्स हो गए, देखो प्लस ए जे 2 हो गए रिपीटेड रूट्स, यानी कि प्लस माइनस ए जे और प्लस माइनस ए जे 2 बार रूट आ गए, स्क्वायर हो गया। तो जब आप इसका टाइम इक्वेशन बनाएंगे तो वो हो जाएगी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी गुना साइन टी, अगेन ए इज इक्वल टू 1 ही रख लीजिए, ए से स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन, फॉरगेट अबाउट द स्क्वायर। यदि आपके पास होता है 1 अपॉन ए से स्क्वायर प्लस 1, तो उसका होता है साइन टी, और चूंकि इसमें टी का मल्टीप्लाई हुआ है इसीलिए स्क्वायर आया है। आप इन्वर्स, लाप्लास और सारी चीज़ें जानते हैं। चलिए, अच्छा, टी साइन टी, और टी साइन टी को यदि आप परफॉर्म कर देंगे सो वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा। क्या ट्रांजिएंट डाई आउट हो रहा है? नहीं, ग्रो हो रहा है। दिस इज नथिंग बट अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम, है ना। लेट्स कम ओवर हियर, दिस इज द फंक्शन नॉट द इनपुट। तो ये है एक यूनिट स्टेप नेचर है किसका? आपके सिस्टम का। चलिए, इसका एफ ऑफ टी यदि लेंगे तो वो होगा यू ऑफ टी, और यदि इसकी वेव फॉर्म बनाएंगे तो वो होगी कुछ ऐसी, लाइक दिस इज द नेचर। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी। अच्छा, अब देखिए टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या डाई आउट हो रहा है क्या? सर बिल्कुल डाई आउट नहीं हो रहा, ये तो वैल्यू 0 नहीं दे रहा, ये तो 1 ही वैल्यू दे रहा है। और हमने देखा था ना, कहाँ? डेफिनेशन में, LTI सिस्टम में मार्जिनल स्टेबल इफ नेचुरल रिस्पॉन्स नीदर डिकेज नॉर ग्रोस बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट और ऑसिलेट्स। यहाँ पे ऑसिलेट्स नहीं हो रहा बट रिमेन कॉन्स्टेंट है, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये भी मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। बहुत ही बढ़िया है। दिस इज नथिंग बट द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। आनंद की प्राप्ति हुई या नहीं हुई? ओके, अब द लास्ट वन। यदि आपके 2 पोल एट द ओरिजिन आ गया, अभी तो सिंगल पोल एट ओरिजिन था, सिंगल पोल एट ओरिजिन है, तो सिस्टम जो है ना वो मार्जिनल स्टेबल होगा। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और यदि, अच्छा, ये सिग्नल जो है ना, ये सिग्नल होता है, ये सिग्नल बाउंडेड सिग्नल है, इसीलिए यूनिट स्टेप इनपुट दे के हम सिस्टम्स को चेक कर लेते हैं। यस और नो? अच्छा, इस केस को देखो जरा, यहाँ है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू
1/s²। तो जब आप इसका ft लोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, tu(t), और t को ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत, अनबाउंडेड सिस्टम। अब अगली क्लास में मिलकर राउथ हर्विट्ज की बात करेंगे। स्टेबिलिटी के बारे में समझ लिया सर, स्टेबिलिटी को यदि एस प्लेन में पोल्स पता है तो भी बता पाएंगे, टाइम वेवफॉर्म बनी है तो भी बता पाएंगे। अब राउथ हर्विट्ज टेक्निक एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को बताएगी थ्रू द पोल लोकेशन। उसको ये पता रहेगा कि कितने पोल LHS में है, कितने RHS में। राउथ हर्विट्ज ऐसी टेक्निक है जो आपको ये बता देगी कितने पोल LHS में है, कितने पोल RHS में है। अब ये जानकारी आपको मिल जाती तो आप स्टेबिलिटी को कंक्लूड कर पाते हैं। ठीक है, राउथ हर्विट्ज टेक्निक आपको ये नहीं बताएगी कि पोल कहाँ कहाँ है, लोकेशन ऑफ द पोल्स नहीं, लेकिन पोल कौन से प्लेन में है ये जानकारी आपको मिल जाएगी। आप स्टेबिलिटी के बारे में कंक्लूड कर पाओगे। अगली क्लास में मिलेंगे।